दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति पे और इसके सारे डायमेंशन को एक झलक प्रस्तुत करेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप आसानी से लिख लीजिएगा। लॉन्ग आ जाए फिर भी लिख लीजिएगा, शॉर्ट आ जाएगा फिर भी लिख लीजिएगा। दोस्तों अगर सत्र में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीजीसी साइज का 180 पीडीएफ पढ़ कर जाइए, फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। इसी को बार बार पढ़ना है, फाइनल होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे आखिर भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का उद्देश्य क्या था या ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का उद्देश्य क्या था। देखिए उसका शुरुआत में उद्देश्य था धन कमाना और शुरुआत से अंत तक उद्देश्य धन ही कमाना था। साम्राज्यवाद का अंतिम उद्देश्य होता है धन कमाना, उसके साथ साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ा रहता है, गौरव भी जुड़ा रहता है। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था भारत में शासन नियंत्रण करने का, औपनिवेशिक शासन की स्थापना करने का उद्देश्य था धन कमाना। समझ रहे हैं? और इस धन कमाने के लिए और उस धन कमाने के साथ साथ प्रतिष्ठा और गौरव भी जुड़ा रहता है। धन कमाने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और इसके लिए जो है जब पगलासी के युद्ध के बाद बंगाल की भूमि पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ और धीरे धीरे पूरे भारत में उसका शासन स्थापित हुआ, उसके बाद जो है औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए वो कई प्रकार की नीतियों को, आर्थिक नीतियों को अवलंबन किया। और विभिन्न आर्थिक नीति में देखेंगे सबसे पहले भूराजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण, धन का बहिर्गमन, विऔद्योगीकरण और व्यापारिक नीति। इस सारे जो आर्थिक नीति है ब्रिटिश सरकार की भारत आने का उद्देश्य था धन कमाना और इस धन कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक नीतियों का प्रतिपादित किया। और इस आर्थिक नीतियों में के कई घटक थे: भूराजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण, धन का बहिर्गमन, विऔद्योगीकरण और व्यापारिक नीति। अब भूराजस्व नीति में हम चर्चा करेंगे क्या है। अब भूराजस्व नीति देखेंगे। जैसा कि ब्रिटिश सरकार अपने औपनिवेशिक हितों के लिए 3 प्रकार के भूमि राजस्व, भूमि व्यवस्था जो है का प्रतिपादित किया था। एक था अस्थाई बंदोबस्त। जैसा कि आप जानते होंगे कर्नवालिस जो है 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था की शुरुआत किया था बिहार, उड़ीसा, बंगाल में। इस व्यवस्था को 1793 में अस्थाई कर दिया गया, इसलिए इस व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इस विशेषता की सबसे बड़ी मुख्य व्यवस्था है कि लगान वसूलने की जिम्मेदारी जो है जमींदारों को दे दिया गया था और भूमि का स्वामी जमींदारों को बना दिया गया था। यानी इस व्यवस्था के तहत एक बिचौलिया वर्ग खड़ा किया गया। यही बिचौलिया जो है किसानों से लगान वसूल कर अपने पास 11 भाग रखकर और 89 भाग जो है ब्रिटिश सरकार को सौंप देते थे। अस्थायी बंदोबस्त। और इस व्यवस्था को इस्तेमारी और दूरवर्ती प्रथा कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था के तहत जो नीलामी की गई थी, दूर दराज से मैदानी क्षेत्रों से लोग आकर और भूमि का जो है ठेका लेने लगा। भूमि का स्वामी बन गया था, ठेका लेने लगा कि हमको आप भूमि दे दीजिए इतना और हम जो है लगान वसूल के और 11% हम 11 भाग हम रखेंगे और 89 भाग जो है आपको दे देंगे दूर दराज क्षेत्रों से। इसलिए इसको दूरवर्ती व्यवस्था भी कहते हैं, दूरवर्ती इस्तेमारी प्रथा भी कहते हैं। इस व्यवस्था के तहत क्या है कि लगान वसूलने की जिम्मेदारी जो है के लिए एक बिचौलिया वर्ग जो है खड़ा किया गया, जमींदारों को जो है खड़ा किया गया। शुरुआत में जमींदार नहीं था, बिचौलिया था, बाद में जो है जमींदार हुआ है। हम उसकी चर्चा करेंगे। जो आज बिहार यूपी में अलग अलग लोग जमींदार देखते हैं जिसके पास बहुत भूमि है, वो इसी व्यवस्था का देन है। पहले नहीं था ऐसा, ब्रिटिश सरकार के आने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, भूमि ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सरकार आया तो एक बिचौलिया वर्ग खड़ा कर दिया कि आपको हम इतना जमीन देते हैं, इससे किसानों से खेती करवाइए और उससे लगान वसूल कर 11 भाग अपने पास रखिए और 89 भाग हमको दे दीजिए। इसमें
और इसमें पट्टे पर भी खेत देने की व्यवस्था थी, यानी भूमि का मालिक जो है जमींदारों को, बिचौलियों को बना दिया गया था। इस व्यवस्था के तहत जो है लगान जो है नगद में देने का जो है जोर था। लगन नगद में जो है देने पर जोर दिया गया था, यानी लगान की वसूली जो है नगद में था। उसके बाद इसमें एक सूर्यास्त का नियम भी बनाया गया था। इसके तहत अगर जो जमींदार 1794 में सूर्यास्त का नियम लाया गया था। इसके तहत क्या किया था कि कोई भी जमींदार लगान अदा करने की तिथि के सूर्योदय से पहले अगर लगान जमा नहीं करता है तो उनको भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था का प्रतिपादन कर्नवालिस द्वारा किया गया था। सर जॉन सोर भी इसके समर्थक थे। जॉन सोर। इस व्यवस्था में क्या था सबसे बड़ी कमी कि लगान नगद में जो है देने पर जोर दिया गया था और लगान का दर तय नहीं किया गया था। लगान का दर इसमें जो है तय नहीं किया गया था। इसकी बड़ी जो है, और लगान के दर तय नहीं होने के कारण क्या कि जमींदार जो है, जो बिचौलिया था, वह मनमानी करता था, अनाप शनाप वसूलता था। और किसान अगर लगान नहीं दे रहा है तो उसको भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। और धीरे धीरे वही भूमि से जो लोग बेदखल किए गए, वही जो है जो बिचौलिए थे, वही बाद में जो है जमींदार जो है बन गए थे। आज उत्तर बिहार में और पश्चिम उड़ीसा में जो जमींदारी देख रहे हैं वो इसी प्रथा का ही देन है, अस्थाई बंदोबस्त का। क्योंकि पहले जो है भूमि जो पर किसान अपना खेती करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का मालिक जो है किसानों को नहीं, जमींदारों को बना दिया गया, बिचौलियों को बना दिया गया था। कहा कर दिया गया था कि आप लगान वसूलिए और हमको 11 भाग रख के बाकी भाग हमको दे दीजिए। और इस व्यवस्था में लगान दर नगद में देने पर जोर दिया गया था और लगान दर निर्धारण नहीं किया गया था, जिसके कारण क्या हो गया कि बिचौलिया मनमानी करने लगे और सारे किसान जो खेती करते थे भूमि से बेदखल कर दिए गए। लगान देने में जो असमर्थ थे जमीन, छोटे मोटे जमींदार भी बेदखल के, बाबू कुंवर सिंह का भी जमीन जो है इसी व्यवस्था के तहत जो है बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि लगान नहीं दे पाए थे। बाद में जो है बाबू कुंवर सिंह जो है ब्रिटिश सरकार को छक्का छुड़ा दिए। तो यह व्यवस्था है। उसके बाद जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था का जन्म जो है कब सबसे पहले कर्नल रीड द्वारा ब्राह्मण जिले में लागू किया गया था, जब टुमरोज जो है मद्रास प्रांत में जो है के गवर्नर थे, तब इस व्यवस्था को मद्रास प्रांत में तमिलनाडु में इसको लागू किया गया था। ये जो है इस व्यवस्था की उन्नत व्यवस्था था। इस व्यवस्था में लगानदार भूमि का स्वामी जो है जमींदार किसानों को स्वीकार कर लिया गया था, रैयतों को स्वीकार कर लिया गया था, यानी लगान देने के लिए सीधे सीधे किसान ही जिम्मेदार थे। इसमें बिचौलिया का प्रवेश नहीं किया गया था। और इसमें भी जो है लगान नगद देने पर जोर दिया गया था। और साथ ही साथ इसमें कुछ सर्वेक्षण के बाद जो इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था में थोड़ा अच्छा था क्योंकि इसमें बिचौलियों को प्रतिषेध कर दिया गया। तो देखेंगे दक्षिण भारत में बिचौलिया आपको भूमि प्रति कम मिलेगा, लेकिन उत्तर भारत में भूमि प्रति अधिक मिलता है, जमींदार अधिक मिलता है। इसके पीछे यही कारण है। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। तो इसमें लगान जो है क्या हुआ कि सीधे किसान दे सकते थे, लेकिन इसमें भी लगान दर तय नहीं किया गया था। लेकिन इस सर्वाधिक भूमि पर लागू किया गया था, 51% पर लागू किया गया था। यह स्थिति है, यह जो है व्यवस्था। उसके बाद महलबारी व्यवस्था जो है ब्रिटिश सरकार जो है, जो ब्रिटिश सरकार के जो विजित क्षेत्र थे, जैसे कि अलीगढ़, सहारनपुर, इटावा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, मतलब संयुक्त प्रांत का जो देखेंगे, उत्तर पश्चिम प्रांत जो देखेंगे, जैसे कि पश्चिमी यूपी, गोरखपुर, ये सब जो है यूपी में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था को होल्ट मैकेंजी द्वारा जो है लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के तहत जो है इस व्यवस्था को 1822 के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप दिया गया था। कानूनी रूप इस व्यवस्था में लगान देने के लिए किसानों को जो है जिम्मेदार नहीं माना गया था, समूचे ग्राम या महाल को माना गया था। यानी लगान अदा करने के लिए पूरे गांव को इकाई बनाया गया था। ग्राम को यानी गांव के लोग ही लगान इकट्ठा करके और ब्रिटिश सरकार को दे सकते थे।
महाल को माना गया था, यानी महाल माने गांव। इस व्यवस्था के तहत इन दोनों से व्यवस्था ये अच्छी थी। इसमें भी जो है पहली बार जो है इसको लागू करने में इसको जो है इसका भी सर्वेक्षण जो है कराया गया था। मुंबई में जो है यह व्यवस्था लागू थी, रेतवारी व्यवस्था। विलियम बेंटिंग के द्वारा इसमें कुछ सुधार किया गया था, उसके बाद इस व्यवस्था को अपनाया गया था। तो 3 प्रकार की भूमि व्यवस्था था। एक व्यवस्था में किसान लगान, अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, ब्रिटिश सरकार, बीच में बिचौलिया और फिर किसान, यानी लगान बिचौलिया वसूलता था, फिर ब्रिटिश सरकार देता था। रैतवारी में क्या था, सीधे ब्रिटिश सरकार किसान को। महलवारी में किसान नहीं, किसानों का समूह यानी गांव, यह स्थिति था। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोस्त, भूमि बंदोबस्त का सबसे बड़ा दोस्त था लगान जो है नगद में देने पर जोर दिया गया था। नगद में देने पर जोर दिया गया था। दूसरा, लगान की दर जो है की दर तय नहीं की गई थी, यानी मनमाना कर सकता था। अगर कोई निश्चित नियम नहीं है तो जितना मन हो उतना वसूल लीजिए। लगान की दर जो है निर्धारित नहीं की जा सकी थी, और लगन और इसको वसूलने के लिए जो है कठोर नियम जो है बनाए गए थे। लगान का दर क्या था, नगद में देने पर था, लगान की दर तय नहीं थी, और इसको वसूलने के लिए कठोर नियम जो है बनाया गया था। और उस कठोर नियम को कठोरता से लागू किया गया था। नियम बनाया गया और फिर उस नियम को एक तो नियम कठोर बनाया गया और उस कठोरता से लागू किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि लगभग किसान जो है क्या हुआ कि महाजन साहूकारों से लेकर जो है लगान अदा करते थे, और इससे क्या हुआ, किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी, किसानों की गरीबी बढ़ी। दूसरा है, गांव में उप समांतिकरण को बढ़ावा मिला, यानी जमींदार नए वर्ग पैदा हो गए, जमींदार भूमिपति का उदय हुआ जो आज देख रहे हैं। और लगान नगद में देने पर जोर था, इसलिए कुछ मामलों में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यानी नकदी फसलों पर किसान जो है नकदी फसलों की ओर जो है उन्मुख हुए। चूंकि नगद में देना था, लगान नगद में देना था, इसलिए किसान क्या करते थे कि वैसा ही फसलों को तरजीह देते थे जिससे जल्दी नगद आ जाता था। उसके बाद कृषि संकट अकाल। अब देखिए क्या हुआ कि अधिक से अधिक लगान जो है जमींदार वसूलते थे। अधिक से अधिक लगान वसूलने के कारण क्या हुआ कि कृषि में निवेश करने के लिए किसानों के पास पैसा ही नहीं बचा। उत्पादन ठप हो गया, कृषि संकट बढ़ा, उत्पादकता गिरा, कृषि संकट बढ़ा, और बाद में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। यही खाद्यान्न संकट जो है ब्रिटिश सरकार में विभिन्न अकाल देखते हैं, इसी का देन है। बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, बिहार में भी अकाल पड़ा था। और इस व्यवस्था के कारण क्या हुआ, जब किसानों का शोषण बढ़ा तो सारे किसानों की समस्या जो है पूरे देश में क्या हुआ, एकजुट हुआ, कॉमन समस्या बन गया था। अब जो है देश के अलग अलग भागों से विभिन्न जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई। चंपारण में जो है किसान आंदोलन। उसके बाद इस भूमि व्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 2 नए वर्ग पैदा हुए, एक तो जमींदार वर्ग और दूसरा कृषक मजदूर वर्ग। वैसे कृषक मजदूर जो पहले जिसके पास जो खेती करता था, अब लगान अदा नहीं कर पाया, इससे भूमि से उसको बेदखल कर दिया गया, वह खेतीहर मजदूर बन गया। यह स्थिति है। ब्रिटिश सरकार की राजस्व नीति का असर देखिएगा, बाकी पीडीएफ में है, सब देख लीजिएगा। उसके बाद धन की निकासी का सिद्धांत देखेंगे। देखिए धन की निकासी का सिद्धांत, जैसा कि जानते होंगे दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड डेट टू इंडिया में पहली बार इसको धन के निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और राष्ट्रवादियों द्वारा इसको भारत की गरीबी का सर्वप्रमुख कारण माना है। धन की निकासी का अर्थ ही था कि भारत से एक तरफा धन का प्रवाह ब्रिटेन में होना, एक तरफा धन डायरेक्ट जो है जा रहा था धन,
अब जो है, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो भारत की वस्तु को उसको बहुत डिमांड, उसकी अच्छी मतलब भारत की वस्तुओं को उसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इससे वो अधिक मुनाफा कमाता था। एक साड़ी अगर एक ले जाता था 60 रुपया की वस्तु यहाँ ले जा, मतलब 1 रुपया का सामान अगर यहाँ ले जाता, भारत से ले जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंग्लैंड में 60 रुपया का बेचता था, तो काफी मुनाफा होता था। इसलिए भारत की वस्तु को उसे बहुत अधिक आवश्यकता थी। लेकिन भारतीयों को इंग्लैंड की वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। इससे क्या होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सामान खरीदने के लिए बड़े पैमाने पे जो है बुलियन, सोना चांदी लाना पड़ता था। इससे ब्रिटिश सरकार को खलता था। अब क्या हुआ कि वो नया जुगाड़ खोज लिया, प्लासी के युद्ध में आया और धीरे धीरे भारत की भूमि पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगा। प्लासी का युद्ध में जो है विजय के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद उसको बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ कि जहां फैक्ट्री स्थापित किया वहां से लगान वसूलना शुरू किया। प्लासी के युद्ध के बाद लगान वसूलना शुरू किया, उसी लगान से भारत से वस्तु खरीदता था और सीधे इंग्लैंड भेजता था। यानी सोना चांदी पहले जो इंग्लैंड से आता था वह आना बंद हो गया। अब भारत के धन से ही, लगान से ही, वह जो विभिन्न प्रकार के भू राजस्व प्रणाली देखें उसी पैसा से यहाँ से वस्तु खरीदता था और इंग्लैंड भेजता था। यानी सीधे पैसा जाने लगा, आना वहां बंद हो गया। अब क्या हुआ यहां से, अब उसके बाद जो है जैसा कि देखे होंगे कि एक तरफा धन का प्रवाह होने लगा। और क्या क्या तरीका अपनाया गया था, एक तरफा निर्यात, यानी भारत से एक तरफा निर्यात जो है किया जाता था। यहां से सीधे वस्तु जाएगा, एक तरफा निर्यात। उसके बाद जो है लाभांश, कंपनी के जो शेयर धारकों पर जो यहाँ विभिन्न प्रकार की जो कंपनी स्थापित की गई थी, ब्रिटिश सरकार जो विभिन्न एजेंसियां लाई थी उस सबके लाभांश, तो यूरोपीय कंपनी जो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभांश के रूप में यहाँ से जो है पैसा जाता था। कंपनी के अफसरों द्वारा अब जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी जो है लूट खसोट से धन एकत्रित करते थे, भ्रष्टाचार करके, और सारा पैसा जो है यहीं की भूमि से वसूलते थे। अब इंग्लैंड में जो है जाकर अपना घर खरीदते थे, ऐश करते थे। और भारत में विदेशी पूंजी से होने वाले मुनाफे, भारत में विदेशी पूंजी से, अब अगर मान लीजिए ब्रिटिश सरकार यहाँ किसी में निवेश किया है तो उससे जो मुनाफा हो रहा है उसको भेजता था, और गिरही शुल्क के रूप में जो है इंग्लैंड जो है भेजता था। होम चार्जेस के रूप में ऋण और रेल पूंजी। अब देखिए होम चार्जेस में क्या था, भारतीयों को, भारतीय कंपनियों को दिया जाना ऋण, और जो रेल मार्ग का स्थापना किया गया था उस रेल मार्ग से जो रेल मार्ग की स्थापना के लिए जो पूंजी दिया गया था उस पर जो ब्याज था उस सीधे इंग्लैंड जाता था। और भारत को जो सैनिक लागत था, जो सैन्य और साजो सामान लागत था, ब्रिटिश सैनिक भारत में जो रहती थी उसकी जो उस पर जो खर्च होता था वह उस रूप में जो है जाता था। नागरिक सुरक्षा पर, इंग्लैंड में अगर भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड के अफसरों को जो है, इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों को जो वेतन भत्ता दिया जाता था उस रूप में जाता था। इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सारा खर्च भारत के धन से होता था। और यूरोपीय अफसरों को वेतन भत्ते ये सब जो है इस रूप में जो है सीधे इंग्लैंड में जो है भेज जाते थे, और उधर से जो है पैसा आना बंद हो गया था। तो एक तरफा धन का प्रवाह होता था, समझ रहे हैं। इसका कई परिणाम हुआ, और परिणाम देखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, गरीबी का प्रमुख कारण। अब भारत से धन ही जो है सब, मान लीजिए आपके घर, मतलब किसी के घर से ही सारा संपत्ति पैसा ले जाएगा तो गरीबी ना होगा। तो भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, राष्ट्रवादियों का मानना है, क्योंकि पूंजी चला गया। अब भारत में पूंजी रहता तो उसी पूंजी से क्या होता, कृषि में निवेश होता, कृषि उत्पादन बढ़ता, लोगों को कृषि में रोजगार मिलता, आय बढ़ता, औद्योगिक विकास होता, लोगों को रोजगार मिलता, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता, वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता। लेकिन ये सब तो ठप हो गया ना, तो सब ठप हो जाएगा तो क्या बेरोजगार होइएगा, बेरोजगारी हुई तो गरीबी पैदा होगी ही। जब तक पैसा नहीं होगा जब तक तो कुछ नहीं होगा। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में पैसा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में भी पैसा का बहुत बड़ा रोल है। मैंने अभी तक, क्योंकि हम पैसा का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं,
2003 से हम पैसा कमाते हैं, 2003 से। इसलिए हमारा अपना जो है हम ऐसे ही कमाते हैं, अपना समय कटता है। तो यह स्थिति है। और कोचिंग वोचिंग में हमको बहुत ज़्यादा लोभ भोग नहीं रहता है, जीवन कट जाना चाहिए बस। लेकिन एक बात सुन लीजिए, पैसा का जीवन में बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपको पैसा चाहिए। बिना पैसा के आप अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, पैसा जरूर कमाइएगा और बैड साधनों से। अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा, अब देखिए धन को यहाँ से भेजने के लिए क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में लगान हमेशा ऊंचा रखा गया। भूमि कर, राजस्व जो है, भूमि कर जो है हमेशा ऊंचा रखा गया। लगान हमेशा जो है अधिक से अधिक वसूलने पर जोर देता था, जिससे कृषि के क्षेत्र में ऋणग्रस्तता बढ़ा, कृषि संकट बढ़ा, उत्पादन ठप हुआ और व्यापार वाणिज्य और व्यापार पर असर पड़ा। अब जो पूंजी चाहिए व्यापार करने के लिए, पूंजी था ही नहीं, और पूंजी पलायन, सारा पूंजी चला गया। तो यह औद्योगिक विकास पर असर पड़ा, कृषि उत्पादन पर असर पड़ा, गरीबी जो है पैदा हुआ। तो भारत का विकास ही अवरुद्ध हो गया इस पूंजी पलायन से। उसके बाद बी औद्योगिकरण जो है हम देखेंगे। देखिए बी औद्योगिकरण का अर्थ है, अगर देखेंगे इंग्लैंड के समय में बी औद्योगिकरण का अर्थ है कि भारत के हस्तशिल्प उद्योग को पतन करके भारत को ब्रिटिश उद्योग के कच्चे माल के बाजार के रूप में बदलने से बी औद्योगिकरण, यानी यहाँ के जो उद्योग धंधे उसको बंद कर दिया जाए और भारत को ब्रिटिश उद्योग के, ब्रिटिश कारखाने के तैयार माल के बाजार के रूप में भारत को बदल दिया जाए। और ब्रिटिश सरकार, जैसा कि जानते होंगे, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया थी, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दौर था। उसको कच्चे माल की आवश्यकता थी, उत्पादन मशीन से होता था, उत्पादन अधिक होता था। अब उस उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। अब कच्चे माल कहाँ से लाया जाए, तो अमेरिका से कपास मिलना बंद हो गया था। तो कपास कहाँ से लाया जाए, तो भारत में तो शुरू से ही सूती वस्त्र का उद्योग बड़ा फेमस था, शिल्प उद्योग बहुत परचम लहराया था। तो यानी भारत की भूमि पर कपास की खेती होती है, लेकिन तैयार माल को बेचना भी है। तो पहले भारत के हस्तशिल्प उद्योग को पतन कर दिया जाए, क्योंकि पहले से भारत में हस्तशिल्प उद्योग बहुत अच्छा था, शिल्प उद्योग बहुत फेमस था। मौर्य काल से ही जो है भारत में वस्त्र उद्योग बड़ी फेमस था। लेकिन इंग्लैंड में जो है वस्त्र का उत्पादन हो रहा था मशीन से, वो अधिक उत्पादन कर रहा था, सस्ता था। तो अब था कच्चा माल भी चाहिए, लेकिन अमेरिका से कपास मिलना बंद हो गया था। कपास भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए और तैयार माल को बेचना भी है। अब तैयार माल को बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, तो भारत में तो जाएंगे नहीं। भारत में जाएंगे क्योंकि भारत में अपने जो है सूती वस्त्र का बहुलता है, उत्पादन होता है। एक काम किया जाए, भारत के सूती वस्त्र उद्योग को ध्वस्त कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और उसके बाद जो है भारतीयों को ब्रिटिश सूती उद्योग के, ब्रिटिश जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके सूती वस्त्र को पहना दिया जाए। अब इसके लिए क्या किया, बी औद्योगिकरण की नीति अपनाया गया, यानी पहले भारत के हस्तशिल्प उद्योग को पतन कर दिया जाए और उसके बाद भारत को ब्रिटिश सूती मिल के वस्त्र से पाट दिया जाए। ऑटोमेटिक बिक्री हो जाएगा, बाजार भी मिल जाएगा और कपास भी मिल जाएगा। तो किया गया, तरीका अपनाया गया भारत में। और जो हस्तशिल्प उद्योग था उसको पतन करने के लिए भारत से होने वाले जो सूती वस्त्र का निर्यात था, पहले उसको जो है उस पर ब्रिटेन में सूती वस्त्र पर बेहिसाब से शुल्क लगाना शुरू किया, ताकि ब्रिटिश बाजार में बिकना ही बंद हो गया। पहला, अगर भारत के किसी उद्योग को बर्बाद करना है तो करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ से, इंग्लैंड से, भारत से जो सूती वस्त्र निर्यात हो रहा है इंग्लैंड में, पहले उसको रोक दिया जाए ताकि वो बिकना ही बंद हो। तो बिकना बंद कैसे होगा, तो पहले भारत से जो निर्यात होता था ब्रिटेन में सूती वस्त्र, यूरोपीय देशों में, उस पर शुल्क लगा दिया जाए, वो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो ब्रिटेन के लोग जो है क्या होगा, भारतीय सूती वस्त्र नहीं खरीदेंगे, ब्रिटेन के मिलों का कपड़ा खरीदेंगे। अब भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका वस्त्र बिकना ही बंद हो गया, क्योंकि में
अब उत्पादन अधिक हो रहा था, तो वह अधिक उत्पादन भी नहीं कर सकता था क्योंकि बिक ही नहीं रहा है। दूसरा, मुक्त व्यापार नीति अपनाया गया। अब मुक्त व्यापार नीति के तहत क्या हो कि ब्रिटेन की जो औद्योगिक मिल था, सूती वस्त्र उद्योग के जो सस्ते कपड़े थे, उससे भारत के बाजार को पाट दिया गया। भारत के बाजार में और सस्ता था। अब भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका वस्त्र महंगा होता था, और सस्ता वस्तु में सस्ता, चूंकि दाम सस्ता होगा, गरीबी थी, अब लोग जो है उसी को पहनने लगे। तो भारत के जो कारीगर थे उसके द्वारा तैयार की गई जो है वस्त्र जो है भारतीय खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि वो महंगा था। और ब्रिटेन के मिल से जो आता था मशीन से बना हुआ कपड़ा वो सस्ता था। उसके बाद जो है रेल मार्ग का विकास किया गया। ऐसे नहीं होगा, पूरे भारत के बाजार में ब्रिटेन के मिलों को जो है, ब्रिटेन के औद्योगिक कारखाने की वस्तु को पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, रेल मार्ग का विकास करना होगा। अब रेल मार्ग के विकास करेंगे तो देश के दूर दराज क्षेत्र में जो है इंग्लैंड के औद्योगिक वस्तु पहुंच जाएगा, और दूर दराज क्षेत्रों से कपास और नील और जितने भी वाणिज्यिक कृषि वस्तु है उसको जो है बंदरगाह तक लाना आसान हो जाएगा। रेल मार्ग का विकास किया गया। इस रेल मार्ग से क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो तैयार माल थे वो भारत के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचना, जो देखे होंगे ब्रिटिश सरकार में दूर दराज क्षेत्रों में रेल का पटरी बैठा हुआ है। दूर दराज क्षेत्रों में एक बात याद रखिएगा, पिछले 75 साल में भारत में रेल मार्ग जो है 15,000 किलोमीटर का ही विस्तार हुआ है। जितना रेल मार्ग देखे हम सब ब्रिटिश सरकार है, मात्र 15,000 योगदान है भारत 75 साल में, तो बाकी सब ब्रिटिश सरकार ही बना के चला गया था। तो रेल मार्ग के निर्माण से क्या हुआ कि कपास, देश के दूर दराज क्षेत्रों से कपास या अन्य वाणिज्यिक फसल को बंदरगाह पर लाना संभव हो गया, और फिर ब्रिटेन के तैयार माल को देश के दूर दराज क्षेत्रों में जो है पहुंचाना आसान हो गया। इसीलिए रेल मार्ग का विकास किया गया। और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पतन करने का कारण था, जो पूंजी था उसको पहले भेज दो यहाँ से। धन के निष्कासन के द्वारा एक तरफा पूंजी का पलायन कर दिया गया। तो भारतीय कारीगर जो हस्तशिल्प उद्योग था उसके पास पूंजी ही नहीं थी, उसके ग्राहकों को जो है अपने में मोड़ लिया गया। उसके बाद दर्दनी प्रथा, अब तक दर्दनी प्रथा, अब दर्दनी प्रथा के तहत ब्रिटिश सरकार जो है कच्चे कपास खरीदना शुरू किया, या सूती वस्त्र है उसको भी जो है क्या किया कि कम भाव पर एक शर्त लिखवा लेता था कि हमको इस तिथि पर इतना माल जो है इतना रेट पर देना है, चाहे बाजार में भाव अधिक क्यों नहीं हो। लेकिन उस प्रथा के तहत क्या होता था कि पहले ही शर्त जो है लिखवा लिया जाता था कि मुझे 5 रुपये या 2 रुपये हमको पूरा बेच लेना है। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी अगर उसको अधिक मूल्य भी देता था तो नहीं बेच सकता था। इससे क्या हुआ कि उसको मुनाफा नहीं होता था। कारीगरी सूती वस्त्र हस्तशिल्प उद्योग में जो कार्यरत श्रमिक थे, जो कार्यरत लोग थे, उसको मुनाफा नहीं होता था, वो धीरे धीरे वो छोड़िए दिए उत्पादन करना। उसके बाद भेदभाव बढ़ता था। ब्रिटिश सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के तहत, प्रशासनिक नीतियों के तहत भारतीय शिल्प उद्योग के व्यापारी या जो उत्पादन से जुड़े हुए लोग थे उसके साथ भेदभाव करता। उद्योग, भारतीय उद्योग और ब्रिटिश उद्योग के बीच भेदभाव करता था, संरक्षणवादी नीति अपनाता था। और ब्रिटिश सामाजिक आर्थिक नीति से क्या हुआ कि भारतीय के इंटरेस्ट ही बदल दिया था, ब्रिटिश वस्तु को ग्राहक बना दिया था। अब आप ही अमेरिकी की वस्तु का ग्राहक है कि नहीं। जीन्स जो है कहाँ से आया है, और बढ़िया बढ़िया जो है लिपस्टिक देखते हैं, लिपस्टिक कहते हैं सॉरी, बढ़िया बढ़िया जो है कि कपड़ा सब देखते होंगे महंगा, एगो है गुच्ची का बैग 2 लाख में आता है। गुच्ची का बैग जो है 2 लाख में आता है, और उसका बेल्ट 80,000 में आता है। चप्पल भी जो है 2 लाख में आता है। चप्पल गुच्ची का कोई कंपनी है, वो सब कहाँ कैसे खरीदता है। भारत में जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो सब खरीदता है। वो कहाँ का बना हुआ है, इंग्लैंड का, अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का। अब जो है एप्पल मोबाइल कहाँ का, अमेरिका का है। अब जो है 75,000 में 1 लाख का मोबाइल आता है। तो एप्पल मोबाइल तो सबके हाथ में आ गया। मुझे लगता है कि आप लोग के हाथ में भी होगा। और ऑफिसर बनिएगा तो पहले एप्पल के मोबाइल लीजिएगा, एक
क्लास अलग हो जाता है एप्पल के मोबाइल में। ब्रिटिश सरकार क्या किया, अपनी सामाजिक आर्थिक नीति से भारत की रुचि में बदल दिया, खान पान पहनावा बदल दिया। अब क्या हुआ कि जो पहले भारतीय भारतीय द्वारा निर्मित जो सूती वस्त्र खरीदते थे, अब उसकी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग भारतीय द्वारा उत्पादित वस्त्र नहीं खरीदते थे, अब ब्रिटिश के मिलों द्वारा ब्रिटेन से आया हुआ वस्तु खरीदने लगे। अब भारत की वस्तु बिकना बंद हो गया। आज भी देखते होंगे रेमंड कंपनी भारत का है, बहुत अच्छा कपड़ा बनाता है, उसकी भी अपनी ब्रांड है। भारत के बड़े पैसे वाले लोग जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं वो रेमंड का सामान नहीं खरीदेंगे, भारत के ब्रांड का सामान नहीं लेंगे, गुच्ची कंपनी का लेंगे, अमेरिका के, इंग्लैंड के, वहाँ के ब्रांडेड शर्ट पहनेंगे। इंटरेस्ट रुचि पैदा चेंज हो गया है। यही काम ब्रिटिश सरकार किया था, अपनी अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारत के जो फैशन की जो रुचि थी उसको बदल दिया। परिणाम क्या हुआ कि भारत के शिक्षित पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग, जो अभिजात वर्ग लोग हैं, भारतीय द्वारा निर्मित वस्तु खरीदना बंद कर दिया। जब वस्तुएं बिकना बंद हो गए तो कार्य अपने जो है ध्वस्त हो गया। यही विऔद्रीकरण है। अब जो है और इसका असर क्या हुआ अब देखेंगे। इससे क्या हुआ, भारत में बेरोजगारी बढ़ा। जितने शहरों में जो हस्तकारी उद्योगों में काम करते थे लोग, सब ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आने से क्या हुआ, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा, गरीबी बढ़ा। आज जो है भारत में जो है देख रहे हैं कि कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, उसके पीछे यही कारण है। आज भी 50% लोग जो है भारत में कृषि पर जो है आश्रित है रोजगार के लिए। तो इसकी उदय कहां से हुआ है, विऔद्रीकरण से, ब्रिटिश आर्थिक नीति से हुआ है, यही से उदय हुआ है। तो आज जो देख रहे हैं यह स्थिति कहीं ना कहीं पहला, उसके बाद क्या हुआ, रोजगार पर असर पड़ा। रोजगार असर पड़ेगा तो भारत की गरीबी बढ़ेगी। तो आज भारत की जो है गरीबी जो है कि मूल कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति है। आज उपभोक्ता वस्तुओं का अब भारत में औद्योगिकरण, आज भी चीन की तुलना में, जापान की तुलना में भारत औद्योगिकरण नहीं हुआ है। भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 15% है, यानी औद्योगिकरण नहीं हुआ है। चीन के जीडीपी में देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है 40% है, 45% है, और आप 15 से 16 के बीच में अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत के औद्योगिकरण का जो रीढ़ था वही तोड़ दिए हुआ है, तोड़ के चला गया। तो उसका परिणाम आज भी भुगता जा रहा है। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, गरीबी दूर नहीं होगी, संपन्नता नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का आकार नहीं बढ़ेगा। औद्योगिकरण होता है तो क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें अधिक लोगों को पैसा आता है, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, गरीबी दूर होती है। कृषि भूमि पर काम करके गरीबी दूर नहीं होगी, औद्योगिकरण करना होगा। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का एकमात्र रास्ता औद्योगिकरण कर दीजिए, सारे लोग को रोजगार मिल जाएगा, अच्छा पैसा आ जाएगा, सब गरीबी दूर हो जाएगा। तो औद्योगिक पिछड़ेपन, आज भारत के बहुचर्चित पिछड़ेपन के पीछे यही ब्रिटिश आर्थिक नीति है। और इस पिछड़ेपन के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए, महिला आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, कहीं ना कहीं सारे आर्थिक नीतियों का देन है। राष्ट्रीय आंदोलन तो संप्रभुता के प्रश्न पर लड़ा गया था, लेकिन आर्थिक मुद्दे भी शामिल थे। ये स्थिति है। अब कृषि की वाणिज्यीकरण, देखिए कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ है वैसे कृषि वस्तु को उत्पादन को बढ़ावा देना जिसमें अधिक मुनाफा अर्जित किया जा सके। जैसा कि जानते होंगे कि भारत सरकार कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया था, और इसके पीछे जो है उद्देश्य था ब्रिटिश औद्योगिक हित। ब्रिटेन के उद्योग कच्चे माल के लिए कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया, सूती वस्त्र को रंगने के लिए नील की खेती को बढ़ावा दिया, चाय के लिए चाय के उत्पादन को बढ़ावा दिया, कहवा के उत्पादन को बढ़ावा दिया, अफीम व्यापार को प्रोत्साहन दिया, त्रिकोणीय व्यापार। तो इसके तहत जो है कृषि के वाणिज्यीकरण किया गया, और कृषि के वाणिज्यीकरण से
किसान जो है क्या हुआ, किसानों की जो है ऋणग्रस्तता बढ़ी, भूखमरी हुआ, खाद्य संकट पैदा हुआ, किसानों को अपने खाने के लिए उपजाने के लिए पैसा नहीं होता था। दक्कन दंगा, चंपारण में जो है सत्याग्रह, तो देश के अलग अलग भागों में हुआ था। तो कृषि के वाणिज्यीकरण पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है, उसमें कुछ है नहीं। तो ये सारी नीतियों को पढ़ना है और बता दिए हैं, पीडीएफ पढ़िएगा, हो जाएगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे।